ये कहानी सिर्फ खबर नहीं है, ये एक पूरे क्षेत्र की चीख है। ये उस सच्चाई का बयान है जिसे बार बार दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो और ज्यादा जोर से सामने आई। गजा, राफा, वेस्ट एशिया और पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां एक तरफ मानवता है और दूसरी तरफ ताकत की नंगी राजनीति। और इसी टकराव की पूरी तस्वीर इस स्क्रिप्ट में सामने आती है, जहां सबसे पहले बात शुरू होती है राफा सीमा से। उस राफा सीमा से जिसे इजराइल एक तरफा तरीके से सिर्फ फिलिस्तीनियों को गजा छोड़ने देने के लिए खोलना चाहता था। यानी साफ शब्दों में कहें तो जमीन से लोगों को हटाओ, आबादी को बाहर धकेलो और फिर उस भूमि पर पूरा नियंत्रण कायम करो। लेकिन इस योजना को मिस्र, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात ने एकजुट होकर सिरे से खारिज कर दिया। इन देशों ने साफ कहा कि ये कोई मानवीय कदम नहीं है, ये जबरन विस्थापन की योजना है, ये मानवीय सहायता रोकने की रणनीति है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राफा सीमा को एक तरफा नहीं बल्कि द्विमुखी खोला जाना चाहिए, ताकि गजा में फंसे लोगों तक खाना, दवा और जिंदगी पहुंचे, न कि सिर्फ लोगों को बाहर निकालकर समस्या को स्थायी बनाने की कोशिश की जाए। इन देशों के साझा बयान में यह भी साफ किया गया कि ये योजना उस अमेरिकी मध्यस्थता वाले शांति ढांचे का उल्लंघन है जिसे खुद पश्चिमी ताकतें पहले स्वीकार कर चुकी हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस 20 सूत्रीय प्रस्ताव को तुरंत लागू करने की मांग की, जिसमें राफा को दोनों दिशाओं में खोलने और फिलिस्तीनी तकनीकी नेतृत्व वाली सरकार बनाने की बात कही गई थी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि युद्ध विराम के दावों के बावजूद हालात बद से बदतर होते चले गए। अल जजीरा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों के अनुसार अक्टूबर से लागू बताए गए युद्ध विराम के बाद भी इजराइल ने सैकड़ों बार उसका उल्लंघन किया। ड्रोन हमले, हवाई बमबारी, टैंक और आर्टिलरी फायर, समुद्र में मछुआरों की नावों पर गोलियां, यानी जमीन, आसमान और समंदर, हर तरफ डर और मौत। बेतलाहिया में ड्रोन हमले में खेत देखने गए 2 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत, मगाजी शरणार्थी शिविर पर हमला, गजा सिटी के पूर्वी इलाकों में बमबारी, खान यूनुस और राफा के आसपास टैंकों की गड़गड़ाहट, और आज स्थिति ये है कि गजा के आधे से ज्यादा इलाके पर इजरायली सेना का नियंत्रण बताया जा रहा है। मानवीय हालात इस कदर भयावह हैं कि अस्पतालों में दवाएं नहीं, बच्चों के लिए दूध नहीं, खाने के लिए आटा नहीं, और इन सबके बीच मौत का आंकड़ा 70,000 से ऊपर पहुंच चुका है। 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये हर रोज टूटते घरों, उजड़ते परिवारों और बचपन से छिनते सपनों की कहानी है। इसी बीच कतर के प्रधानमंत्री ने दोहा फोरम में साफ शब्दों में कहा कि युद्ध विराम तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक इजराइल पूरी तरह गजा से पीछे नहीं हटता और स्थिरता वापस नहीं आती। तुर्की के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल भेजने की बात की, ताकि सीमाओं पर अलगाव कायम हो और आम नागरिकों को बचाया जा सके। लेकिन संघर्ष सिर्फ गजा तक ही सीमित नहीं है। इजराइल के अंदर भी राजनीतिक और सुरक्षा तूफान खड़ा है। चैनल 13 और मारीव की रिपोर्ट्स ने उस लंबे और निजी मुलाकात का खुलासा किया जिसमें सारा नेतन्याहू और रोमन गोफमैन ने प्रधानमंत्री द्वारा गोफमैन को मोसाद प्रमुख घोषित करने से ठीक पहले बातचीत की थी। ये खबर इजरायली सुरक्षा तंत्र में बेचैनी पैदा कर रही है, क्योंकि ये सवाल उठा रही है कि क्या सुरक्षा बलों जैसी संवेदनशील संस्थाओं में नियुक्तियां पेशेवर योग्यता पर नहीं बल्कि निजी और पारिवारिक प्रभाव के आधार पर हो रही हैं। और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सारा नेतन्याहू पर सेना और सुरक्षा से जुड़ी नियुक्तियों में दखल देने के आरोप लगते रहे हैं। यहां तक कि कुछ अधिकारियों ने खुलकर यह स्वीकार किया कि उनसे औपचारिक इंटरव्यू के बजाय ऐसे सवाल पूछे गए जिनका सैन्य पेशेवर प्रक्रिया से कोई लेना देना ही नहीं था। प्रधानमंत्री खुद पहले कह चुके हैं कि उनकी पत्नी हर फैसले में साझेदार हैं, लेकिन इस तरह की साझेदारी जब खुफिया एजेंसियों तक पहुंचती है तो संस्थागत विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है। इसी माहौल में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ओमर दोस्तरी का इस्तीफा, सारा नेतन्याहू के साथ कामकाजी तनाव, संवेदनशील जानकारियों को जारी करने पर फटकार, ये सब संकेत देते हैं कि सत्ता के केंद्र में हालात बेहद अस्थिर हैं। और ठीक इसी वैश्विक पृष्ठभूमि में अमेरिका और ईरान का मसला भी तीखा होता जा रहा है। अमेरिकी दूत टॉम बैरेक ने साफ कहा कि अमेरिका ने पहले भी ईरान में शासन परिवर्तन की कोशिश की और उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा नीति में शासन परिवर्तन शामिल नहीं है और समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय संवाद से ही संभव है।
उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अमेरिका तभी किसी समझौते के लिए तैयार है जब ईरान गंभीरता दिखाए। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान वार्ता विफल होने का जिम्मेदार सीधे तौर पर वॉशिंगटन को ठहराया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका की हठधर्मिता के कारण कोई नतीजा नहीं निकला। और इसी दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कार्यकारी आदेश जारी किया जिसने पूरे मुस्लिम जगत और अमेरिकी नीति विशेषज्ञों में हलचल मचा दी। ये आदेश मुस्लिम ब्रदरहुड की कुछ शाखाओं को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने की संभावना पर रिपोर्ट तैयार करने से जुड़ा है। आलोचकों का कहना है कि ये न सिर्फ कानूनी रूप से कमजोर है बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद खतरनाक है, क्योंकि अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी संगठन को एफटीओ घोषित करने के लिए जिन 3 शर्तों की जरूरत होती है उनमें से मुस्लिम ब्रदरहुड कम से कम 2 पर खरा नहीं उतरता। मिस्र, जॉर्डन और लेबनान में इसकी शाखाओं का आतंकवादी हिंसा से कोई विश्वसनीय संबंध नहीं है। इसके बावजूद वर्षों से कुछ दक्षिणपंथी समूह और क्षेत्रीय तानाशाही शासन इसे बदनाम करने में लगे हैं। मिस्र में ये एक सदी पुराना सुधारवादी आंदोलन रहा है जिसने दशकों पहले अहिंसक राजनीति अपनाई, चुनावों में हिस्सा लिया, सामाजिक सेवाएं दी और उग्रवाद के खिलाफ एक दीवार का काम किया। फिर भी अरब स्प्रिंग के बाद लोकतांत्रिक चुनाव जीतने के बाद सत्ता से हटाया गया, भीषण दमन झेला और आज ये आंदोलन पहले से ज्यादा कमजोर और बिखरा हुआ है। ऐसे में इसे वैश्विक आतंक का चेहरा बताना न तो तथ्यों के साथ न्याय करता है और न ही क्षेत्रीय स्थिरता के हित में है। जानकारों का कहना है कि ये कदम असल में चरम दक्षिणपंथी लॉगी, कुछ क्षेत्रीय शासकों और इजरायली रणनीतिक हितों को साधने की कोशिश है और इसके दीर्घकालिक परिणाम खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इससे मध्यमार्गी राजनीतिक आंदोलनों को कमजोर कर उग्र तत्वों को ही मजबूती मिलेगी। अमेरिकी मुस्लिम समुदाय में अविश्वास बढ़ेगा और सहयोगी देशों जैसे कतर और तुर्की के साथ तनाव पैदा होगा। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम हमें एक ही बात बताता है कि गजा से लेकर वॉशिंगटन तक, तेल अवीव से लेकर तेहरान तक, आज की राजनीति सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं है, ये विचारों, नैरेटिव्स और इंसानियत की लड़ाई है, जहां हर फैसला आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। और यही वजह है कि इस पूरी कहानी को समझना, सवाल पूछना और सच को शांत लेकिन मजबूती से सामने रखना आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।